भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास में अपनी ताकत की मिसाल पेश कर दी है। विशाखापट्टनम के समंदर में मिलन 2024 एक्सरसाइज का कल समापन हो गया। इस पूरे युद्धाभ्यास के आखिरी दिन गुड न्यूज टुडे की टीम नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंची। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना ने जता दिया कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में क्यों शामिल है। समंदर की लहरों पर साहस और जाबाजी ने उड़ान भरी तो इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। विशाखापट्टनम के समंदर में नौसेना ने मिलन 2024 युद्धाभ्यास में शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश की। गुड न्यूज टुडे की टीम नौसेना की जाबाजी को करीब से देखने आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंची। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद अब हम आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम बे ऑफ बंगाल में है और ये जो जगह है वो लगभग 90 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम पोर्ट से और आईएनएस विक्रमादित्य पर इस वक्त नेवल ऑपरेशन होने वाले हैं। आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक है। समंदर का ये बाहुबली नौसेना की अपार शक्ति को अपने अंदर समेटकर लहरों पर रफ्तार भरता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर हर वक्त ऑपरेशंस के लिए तैयार रहते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य जब समंदर में उतरता है तो उसकी हिफाजत के लिए कई डिस्ट्रॉयर शिप उसके साथ चलते हैं। ये इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो अपने साथ कई सारे डिस्ट्रॉयर शिप्स चलते हैं उसके साथ। आप समंदर में दूर देख सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं वो आईएनएस विक्रमादित्य के साथ हमेशा चलते हैं। ये देश की आन बान और शान है और आईएनएस विक्रमादित्य की अगर जो बात करें तो ये इंडियन नेवी का तीसरा इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है। मिलन 2024 युद्धाभ्यास के लिए आईएनएस विक्रमादित्य विशाखापट्टनम तट से करीब 100 किलोमीटर दूर लहरों की सवारी कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत का ये प्रतीक मिलन 2024 युद्धाभ्यास का अहम हिस्सा बना है। हम आईएनएस विक्रमादित्य पर मौजूद है। ये भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब भारतीय नौसेना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने जा रही है। जी हाँ, इस वक्त हम विशाखापट्टनम से लगभग 100 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना का जो चेतक हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भरने वाला है। उसके बाद जो इंडियन एयरक्राफ्ट मिग है वो भी यहाँ पर टेक ऑफ करेगा, बहुत सारी सॉर्टीज करेगा और एक तरीके से जो भारतीय नौसेना की ताकत है वो इस वक्त हमें देखने को मिलेगी। मिलन 2024 युद्धाभ्यास के सी फेज के आखिरी दिन मंगलवार को सबसे पहले चेतक हेलीकॉप्टर ने नौसेना की जाबाजी की तस्वीर पेश की। सेना के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में शुमार चेतक को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में महारत हासिल है। चेतक समंदर की लहरों के बेहद करीब उड़ान भर सकता है। इस खूबी की वजह से ये हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को बखूबी अंजाम दे सकता है। नौसेना का कोई जवान या कोई आम नागरिक अगर लहरों के बीच फंस गया हो, ये हेलीकॉप्टर चंद मिनटों में ही उसे मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। चेतक हमारे नेवी का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है। चेतक हमेशा ऐसे ही नेवी में सर्च एंड रेस्क्यू रोल पे काम करते आ रहे हैं। लगभग 60 इयर्स हो चुके हैं चेतक को अपने भारतीय नौसेना पे जब पहली बार इसको हमने इंडक्ट किया था। एंड सर्च एंड रेस्क्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरियर ऑपरेशन। जब भी हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जब भी ये लोग उड़ान भरते हैं तो उनको अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ एक्सीडेंट या एक्सीडेंट हो जाए, उनको बचाने के लिए हम तुरंत वहां पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जब भी इंडियन नेवी में फाइटर फ्लाइंग होती है एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो हमेशा एसएआर रोल पे हमारे या तो चेतक या तो एएलएच दोनों जहाज रेडी होते हैं। एयरफोर्स और नेवी में वही सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। जब एयरफोर्स वाले उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनके पास
रेफरेंस रहता है, वो लोग अपने जमीन पे रेफरेंस देते हुए उड़ते हैं। लेकिन हम जब नौसैनिक जब उड़ान भरते हैं तो हमारे पास 4 मील तक कुछ नहीं होता, तो हमारे पास अपने एवियोनिक्स, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस पर पूरा निर्भर होते हुए हमें उड़ान भरना पड़ता है। तो आज तो काफी मौसम अच्छा है। आज का अगर आप देखा जाए तो हमें ये तो केकवाक वाली हमारे लिए मौसम है, लेकिन आप बहुत बार आप देखोगे जब गंभीरता में मौसम पे, साइक्लोन पे हम जाके सर्च एंड रेस्क्यू भी करते हैं, जैसे ओखी हो गया, बहुत सारे साइक्लोन पे हम जाके SAR करते हैं। उस समय मौसम हमेशा पूरा गंभीरता रहती है, बादल रहते हैं, बारिश हो रही होती है, उसी में भी जाके हमें बचाना पड़ता है, क्योंकि उनको बचाने के लिए बस हम ही जिम्मेदार हैं। और हम अभी जब भी कोई मौका मिलता है हम छोड़ते नहीं है। INS विक्रमादित्य लहरों पर तैरता हुआ एक रनवे है। इस रनवे पर नौसेना के ताकतवर फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, लेकिन समंदर में उड़ान भरते वक्त गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यही वजह है कि किसी भी फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले पूरे रनवे को नौसेना के जवान पूरी तरह चेक करते हैं। रनवे पर छोटी से छोटी चीज भी फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो सेना के ऑफिशियल्स हैं वो पूरी तरीके से पार्टिकल्स और कोई भी छोटी से छोटी वस्तु यहाँ पर हो ना वो चेक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी छोटी से छोटी वस्तु अगर इस रनवे पर मौजूद होती है तो वो इंजन में जाके पूरे इंजन को खराब कर सकती है। इसलिए जब भी टेक ऑफ होता है या लैंड होने वाला है एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर, तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये चेकिंग की जाती है। आप देखिए किस तरीके से ये जो सारे नौसेना के जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरी चेकिंग कर रहे हैं। बारीकाई से एक एक चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज, यानी कि हमें जो कहा गया है कि एक छोटा सा छोटा बटन भी होता है, तो वो भी अगर जो यहाँ पर मौजूद हो तो वो इंजन को खराब कर सकता है। नौसेना के MiG-29K फाइटर जेट INS विक्रमादित्य के रनवे पर आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। मिलन 2024 युद्धाभ्यास में MiG-29K ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। नौसेना के ये वो प्रहरी हैं जो आसमान में उड़ान भरते हुए समंदर की सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इनकी पैनी नजर से हिंद के समंदर का कोई भी कोना छूटा नहीं रहता। इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हो वो MiG-29K है और सॉर्टीज लगातार लगा रहा है, और इसकी जो अभी की स्पीड अगर जो मैं बोलूं तो 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे से ये यहाँ पर सॉर्टी लगा रहा है। बे ऑफ बंगाल में बीच समंदर में किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि MiG-29K लगातार सॉर्टीज लगा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा नेवल एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंडियन नेवी एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है, और ऐसे जहाज जो है देश की आन बान और शान और इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और ये दिखा रहा है कि जो भारत की नौसेना की ताकत कितनी ज्यादा है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग बेहद मुश्किल भरा काम होता है। MiG-29K में ऐसी खूबी है कि ये बहुत छोटे रनवे पर भी लैंड कर सकता है। सेफ लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे पर 3 ट्रैप लगे होते हैं। ये ट्रैप भी तेज रफ्तार से आ रही फाइटर जेट को छोटे रनवे पर रोकने का काम करते हैं। जो हमने ऑपरेशंस देखा, जबरदस्त, अद्भुत। इस पूरे सॉर्टी के बारे में बताइए, क्या ये पूरा ऑपरेशन था? जी, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो आज आप लोग ने देखा है वो इस स्क्वाड्रन के हर पायलट की काबिलियत के अंदर है। हमारा पर्पस ये था, ये दिखाने के लिए कि कौन कौन से मनूवर हम लोग लो लेवल पे विद इन विजुअल बबल जाके आप लोग ऑब्जर्व कर सके, वो यहाँ दिखा सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे और मनूवर हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज होते हैं, जो दिखते नहीं है, तो दोज ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कवर हियर। जो आज मैंने किया है, इट इज टू शो दी टर्न परफॉर्मेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एट लो लेवल, हाउ फास्ट इट कैन टर्न, हाउ मच इन अ टाइट स्पेस, कितनी छोटी जगह में ये टर्न कर सकता है, कितनी तेजी से ये आ सकता है, और किस तरह रॉकेट की तरह नाक खड़ी करके चढ़ सकता है हवा में। कमांडर वरुण कुमार जी, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड। जी, इसकी टॉप स्पीड कितनी है, कैसे आप इसका जो मेन एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है? जी, तो टॉप स्पीड इस जहाज की मार्क 1.98 है। इट इज ऑलमोस्ट 2 times द स्पीड ऑफ साउंड, एंड दिस काइंड ऑफ स्पीड वेरी फ्यू फाइटर्स कैन अचीव, सो इट इज अ यूनिक फाइटर इन दैट सेंस। इसके अलावा जो फीलिंग आती है कॉकपिट में एट गोइंग एट दैट स्पीड,
इट इज समथिंग दैट इज अनइक्वल्ड बाय एनीथिंग एल्स दैट आई कैन डू यहाँ पर डेक पे. तो इट फील्स वेरी satisfying to be able to fly this aircraft from this carrier in this environment. सबसे इम्पोर्टेंट अगर फाइटर जेट की बात करें तो यहाँ पर लैंडिंग, रनवे काफी छोटा है, ट्रैप लैंडिंग कहते हैं. क्या ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा दर्शकों को समझाइए. जी बिल्कुल. तो अनलाइक जैसे रनवे पे हमारे पास 2 किलोमीटर का रनवे रहता है कि आराम से लैंड करके ब्रेक्स लगा करके खुद से रोकी जा सकती है जहाज को, ये चीज हमारे पास यहाँ पर कैरियर पे ऑप्शन नहीं होता. तो कैरियर पे लैंडिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट पे एक टेल हुक होता है जो आपने देखा होगा जब लैंडिंग हो रही थी, और फ्लाइट डेक पे पीछे की ओर आपको 3 वायर दिखेंगे जो इतने डिस्टेंस अबाउट 4 इंच डेक से उठे हुए होते हैं, वायर होते हैं. और ये वायर नीचे जाकर के हाइड्रोलिक इंजन से कनेक्टेड रहते हैं. मैं जब लैंडिंग करने आता हूं तो मैं फ्लेयर आउट नहीं करता, मैं क्वेश्चन नहीं करता लैंडिंग को, मैं फुल फोर्स के साथ लैंडिंग करता हूं ताकि एकदम प्रिसीजन लैंडिंग हो. प्रिसीजन लैंडिंग का मतलब है कि यहां पर एरर परमिटेड अप एंड डाउन ओनली 1 फुट, अदरवाइज वायर पकड़ा नहीं जाएगा. तो दिस काइंड ऑफ प्रिसीजन इन लैंडिंग इज डन ओनली ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाय फाइटर्स. और इस प्रिसीजन लैंडिंग के होते हुए हुक का टचडाउन पॉइंट मीटर में गिना जाता है, लेस देन अ मीटर, 0.1 0.2 मीटर में गिना जाता है. वो जब हुक टचडाउन होता है तो वायर, उसके आगे जो वायर है वो उसको एंगेज कर देता है, और नीचे जो हाइड्रोलिक इंजन है वो उसको एयरक्राफ्ट को खींच करके रुकते हैं, विच इज व्हाट यू सॉ. इसका है अप्रोच स्पीड मान लो लगभग 270 किलोमीटर एन आवर. 1.2 सेकेंड्स में फ्रॉम 270 किलोमीटर एन आवर टू 0 इज द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय द एयरक्राफ्ट. और ये लैंडिंग आप नाइट में भी परफॉर्म करते हैं और कैसे भी कंडीशंस में परफॉर्म? जी बिल्कुल. एयरक्राफ्ट पे, इस जहाज पे और इस हवाई जहाज पे ऐसे एवियोनिक्स लगे हुए हैं जिससे कि हम लोग विदाउट विजुअल अप्रिसिएशन ऑफ वेयर कैरियर है, लैंडिंग स्पॉट कहाँ है, उसके बिना हम लोग इस कैरियर पे लैंड कर सकते हैं, दिन हो, रात हो, वेदर हो या ना हो. मिलन 2024 युद्धाभ्यास में आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना के शौर्य की अद्भुत मिसाल देखने को मिली. इस युद्धाभ्यास में 51 देशों की नौसेना ने भाग लिया. भारतीय नौसेना के लिए भी ये अपनी तैयारी परखने और दूसरे देशों की नौसेना के साथ तालमेल बनाने का बेहतरीन मौका था. विशाखापट्टनम से सौरभ अख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. मिलन 2024 युद्धाभ्यास में एक नहीं भारत के 2 बाहुबली शामिल हुए. आईएनएस विक्रमादित्य के साथ आईएनएस विक्रांत ने भी इस युद्धाभ्यास में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया. युद्धाभ्यास के समापन समारोह के लिए भी आईएनएस विक्रांत को ही चुना गया. आईएनएस विक्रमादित्य के बाद अब बारी थी आईएनएस विक्रांत पर शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखने की. नौसेना के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर सी किंग और स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव एक साथ मौजूद थे. मिलन 2024 युद्धाभ्यास की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आईएनएस विक्रांत को ही चुना गया था. युद्धाभ्यास के आखिरी दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तमाम देशों के नौसैनिक जुटे. एक हार्बर फेज था 19 से 23 फरवरी और 24 से 27 तक इसका सी फेज था. सी फेज में हमने इसकी प्लानिंग की टेबल टॉप एक्सरसाइज के साथ, और सभी जहाज जो 14 देशों के जहाज और एक देश का जो एयरक्राफ्ट आया है उन्होंने साथ मिलके और 4 दिन तक एट सी समुद्र में भांति भांति की एक्सरसाइज किए हैं. और इसका टेक अवे ये है कि हम एक दूसरे से हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हमारे जो अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे से सीखने के लिए मिलती हैं. और एक मल्टीनेशनल फोर्स एट सी कैसे ऑपरेट करेगा उसके बारे में हमने इसके लिए एसओपीज बनाए हैं. सर, इस बार के अगर जो मिलन की बात करें तो कैसा रहा, क्योंकि देश ज्यादा हो गए, शिप्स भी इतनी ज्यादा आई है, एयरक्राफ्ट इतने आए, और भारत के तो दो जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें शामिल थे, तो भारत ने भी अपनी क्षमता दिखाई, जो ताकत दिखाई. तो कितना खास रहा इस बार का मिलन 2024? देखो ये काफी चैलेंज है, काफी कंट्री के आना, बट एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है.
और इसमें यही है कि हमें थोड़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है। सिमुलेटर में हमें एक्सरसाइज करने पड़ते हैं सी में आने से पहले, ताकि सबको पता रहे कि ये एट सी इतने सारे जहाज, 35 के करीब जहाज एट सी जब एक साथ ऑपरेट करेंगे तो उनको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, एयरक्राफ्ट कैसे आते हैं। तो इसमें यह है कि जो प्लानिंग वाला जो फेज है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, अदरवाइज इट इज नॉर्मल फॉर अस। मिलन युद्धाभ्यास का ये 12वां संस्करण था। 51 देशों के नौसैनिकों को इस युद्धाभ्यास के जरिए आधुनिक तकनीक और रणनीति से रूबरू होने का मौका मिला। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेनाओं में शामिल है। विशाखापट्टनम से सौरभ अक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और राजस्थान के बीकानेर में इन दिनों भारतीय सेना शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। जापानी फौज के साथ मिलकर भारतीय रणबांकुरे संयुक्त सैन्य अभ्यास में जुटे हुए हैं। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का ये 5वां संस्करण है, जो कि भारत और जापान में परस्पर आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच में रक्षा सहयोग का प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन कर रही है, जबकि जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है जो भारत और जापान में परस्पर रूप से आयोजित किया जाता है। पिछले साल जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में दोनों सेनाओं ने सैन्य अभ्यास किया था। इस अभ्यास का मकसद सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान अस्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, खुफिया जानकारी की तैयारी, निगरानी और पूर्व परीक्षण की तैयारी करना है। इस दौरान हेलीबॉर्न संचालन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल भी की जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की बढ़ती रक्षा और औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए हथियार और उपकरण का प्रदर्शन भी यहाँ आयोजित होगा। अब तक हुए चारों वॉर एक्सरसाइज के दौरान भारत और जापान के जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने का अभ्यास किया है और हर एक बीते एक्सरसाइज के साथ युद्ध की अपनी अपनी तैयारियों को धार भी दिया। दुश्मन अगर रिहायशी इलाके में छिपा हो तो उस पर किस तरह हमला करना है, घर में छिपे दुश्मन पर किस तरह वार करना है ताकि किसी भी नागरिक को कोई चोट न आए। अगर दुश्मन या किसी आतंकी ने किसी इमारत में पनाह ली हुई है तो कैसे उस पर वार करना है। संयुक्त युद्धाभ्यास में ऐसे सारे हालात से निपटने के लिए सेना ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। जंग में चुनौती सिर्फ दुश्मन का खात्मा करने की ही नहीं रहती, हमले में घायल अपने साथियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की भी होती है। लिहाजा धर्म गार्जियन के अभ्यास के दौरान इसका भी खूब अभ्यास किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को जल्द ही दूसरा स्पेस पोर्ट मिलने वाला है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलसेकर-पट्टिनम में इसका आधारशिला रखा। फिलहाल इसरो का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जहां से छोटे बड़े सभी तरह के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन नए स्पेस सेंटर के बनने के बाद श्रीहरिकोटा के साथ साथ कुलसेकर-पट्टिनम स्पेस सेंटर से भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकेंगे। नया स्पेस पोर्ट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र के कारण रॉकेट डायवर्जन की आवश्यकता को खत्म कर देगा। भूमध्य रेखा के नजदीक और पास में प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स के होने से समय और लागत दोनों कम हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं कि इसरो के नए स्पेस पोर्ट से क्या क्या फायदा होने वाला है। जानकारी के मुताबिक नया स्पेस पोर्ट 2000 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा। श्रीहरिकोटा की तुलना में भूमध्य रेखा के ये ज्यादा करीब है। मतलब इसका ये हुआ कि रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद सैटेलाइट की उनकी कक्षा में पहुंचाने के लिए पृथ्वी के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे वक्त बचेगा और ईंधन पर आने वाला खर्च भी काफी हद तक कम हो जाएगा। स्पेस सेंटर से प्राइवेट सेक्टर के बनाए रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। कुलसेकर-पट्टिनम से रॉकेट को लॉन्च करना काफी सस्ता पड़ेगा। अभी श्रीहरिकोटा से छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करने में खर्चा ज्यादा आता है। इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स
कुलशेखरपट्टनम से महज 88 किलोमीटर दूर है। प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के करीब होने से वक्त के साथ साथ लागत में भी कमी आएगी। एक और फायदा ये होगा कि रॉकेट को रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही रॉकेट को करीब 780 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ेगी। अभी श्रीलंका के हवाई क्षेत्र के कारण रॉकेट का डायवर्जन करना पड़ता है, जिससे रॉकेट को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। मौजूदा साल में तीसरे दौर की बर्फबारी शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने तो 1 मार्च की तारीख भी तय कर दी है। ये तारीख बर्फबारी के बीच उत्सव मनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कोई बर्फबारी में घूमना चाहता है तो कोई इस मौसम को हमेशा के लिए यादगार बना देने की तैयारी में है। इस बीच लाहौल स्पीति की बर्फीली वादियों में हुई एक शादी की खूब चर्चा हो रही है, तो वहीं जिंदगी बचाने वाले देवदूतों को भी लोग धन्यवाद देते थक नहीं रहे। एक तरफ बर्फीली वादियों में खड़ी गाड़ी पर चढ़कर फोटो शूट करवाती दुल्हन है, तो दूसरी तरफ कुदरत की सफेद चादर के बीच सजा शादी का ये मंडप। इसी अनोखे अंदाज के लिए ये शादी समारोह काफी सुर्खियों में रहा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में इस गुजराती जोड़े ने -25 डिग्री सेल्सियस तापमान में 7 फेरे लिए और ऐसा कर इन दोनों ने अपनी शादी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। ऐसे ही सदियों तक याद रहने वाले किस्से उत्तरकाशी में भी देखने को मिले। वहां जबरदस्त बर्फबारी के बाद फंसे कई पर्यटकों के लिए बीआरओ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। बीआरओ के इन जवानों ने धराली से गंगोत्री के बीच बर्फबारी की वजह से फंस गई कई गाड़ियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। इसी तरह इन जवानों ने हादसे के बाद पलटी एक कार को मिलकर सीधा कर दिया। वहीं कई जगह खाई में लटकी गाड़ियों को क्रेन की मदद से खींचा। दूसरी तरफ उत्तरकाशी में हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी तेज हो गया है, ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज 28 फरवरी है, साइंस डे आज के दिन ही मनाया जाता है। विज्ञान के बूते दुनिया के देश दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन भारत में ये ज्ञान पहले से ही मौजूद था। वैदिक विज्ञान हमारी पहचान रहा है। काल गणना, सूर्य और चंद्र ग्रहण का सटीक वक्त बताना, ये सब हम मौजूदा विज्ञान के पहले से ही करते आ रहे हैं। इसी ज्ञान को पुनर्जीवित करने और दुनिया को बताने के लिए उज्जैन में एक वैदिक घड़ी लगाई जा रही है। 1 मार्च को इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया जाएगा। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। मौजूदा वक्त में आधुनिक विज्ञान के साथ साथ हमारे वैदिक विज्ञान की भी चर्चा चारों ओर है। ये वैदिक ज्ञान सदियों से हमारी पहचान रहा है। एक बार फिर हम अपने इसी ज्ञान की बदौलत दुनिया को हैरान करने वाले हैं, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण होने वाला है। 1 मार्च यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी इस वैदिक घड़ी का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम दिया गया है, जिसके लिए जीवाजी वैधशाला के पास जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचा टावर बनाया गया है। इस वैदिक घड़ी में 24 के बजाय 30 घंटे होंगे। पुराने समय में जो समय का कैलकुलेशन किया जाता था, ये जैसे ये जो वैधशाला बनी है जंतर मंतर पे जैसे कैलकुलेट किया जाता था, वही तरीका है। इसमें 30 घंटे हैं, जो 48 मिनट का 1 घंटा है। ऐसे करके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 48 मिनट का 1 घंटा बनेगा। इसमें ये मुहूर्त के ऊपर मुहूर्त दिखाएगी, सारे टाइम बताएगी, वैदिक टाइम बताएगी, सारे टाइम बताएगी। बिल्कुल मुहूर्त दिखाएगी और हम लोग के जो भी पंचांग वगैरह जो होते हैं, जिस तरीके से सारे कैलकुलेशन होते हैं, वो सब इस पर दिखाए जाएंगे। ये दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी होगी, जिसमें भारतीय काल गणना को दर्शाया जाएगा। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी ही, साथ ही पंचांग और 30 मुहूर्त की भी जानकारी देगी। यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के साथ ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी भी देगी। इसका मकसद भारतीय काल गणना को फिर से स्थापित करना है। वैदिक घड़ी है
इसमें वैदिक समय के साथ, सूर्योदय के साथ, जो वैदिक समय का जो चक्र है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय। दूसरा, इस घड़ी में घटी है, पल है, कास्था है, मुहूर्त है, दिन है, पल प्रतिपल, बहुत सारी चीजें हैं, संवत्सर, सब कुछ शामिल है। तो लगभग जो विक्रम पंचांग के जो सारे अनुषंग होते हैं कालगणना के, शुभाशुभ मुहूर्त भी होगा, चंद्र ग्रहण होगा, सूर्योदय होगा, तो वो सब भी इसमें समाहित रहेंगे। इतना ही नहीं, इस घड़ी से जुड़ा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च होगा जिसमें इस वैदिक घड़ी के सभी फीचर होंगे। मतलब टावर पर लगाने के बाद इस घड़ी में जो भी बदलाव होंगे वो इस ऐप में भी नजर आएंगे। इस वैदिक घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई तो होगी ही, साथ ही टावर पर एक टेलीस्कोप भी होगा जो खगोलीय घटनाओं का नजारा दिखाएगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। आज बीजेपी की 8 राज्यों की कोर कमेटियों की बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री एवं पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत भी की जाएगी। इससे पहले आज की बैठक को काफी अहम भी बताया जा रहा है। आज की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर विचार होगा और आखिरी लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखी जाएगी। उधर दिल्ली में आपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपने कुलदीप कुमार सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। दोनों पार्टियों में गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हुआ है, जिसमें आप 4 और कांग्रेस 3 पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार भी कर रही है।